नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज। हियर आवर एम इज टू रीइग्नाइट योर पैशन फॉर लर्निंग। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि होगी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए। पॉलिटिकल साइंस की ये सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होगी जो यूपीएससी या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर मास्टर्स और ग्रेजुएशन में उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो अलग अलग स्टेट्स में होते हैं उनके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को एकदम बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता पाएँ। इस पूरी वीडियो में हम स्टार्ट जो करेंगे वो करेंगे एकदम बेसिक फाउंडेशन से। पॉलिटिकल साइंस का जो बेस है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसको WPT भी बोलते हैं, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक। उन सब को हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम उनको एकदम बेसिक से देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। मेंस के अंदर जो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मेंस होते हैं वहाँ पे यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा है। आप अगर कोई पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए भी ये सीरीज़ हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम बताएंगे कि MCQs कहाँ से आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस हमारी वीडियो को। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पे देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो हमने शुरू किया है सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर हमारा जो फर्स्ट थिंकर है वो है प्लेटो। प्लेटो की मैं बात करूं तो बहुत ही बेसिक है। प्लेटो, इनको जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल आइडियलिज्म भी बोला जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल आइडियलिज्म एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी भी इनको बोला गया है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपसे क्वेश्चन यहीं से पुटअप किया जाता है। जब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आता है पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपसे क्वेश्चन यहीं से आता है कि हु वाज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। So Plato was known as father of political philosophy. Who was known as father of political idealism? Plato known as father of political idealism. जबकि father of political science जो है वो एरिस्टोटल को बोला गया है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। इनके मेजर जो वर्क थे वो 3 वर्क थे। पहला, इन्होंने एक बुक लिखी रिपब्लिक, दूसरा द स्टेट्समैन एंड थर्ड थी द लॉज। ये 3 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी इनके वर्क्स थे, वो आगे हम बताएंगे आपको, बट ये 3 वर्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं उनके अंदर आपसे पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव। मैं साथ साथ बताता चलूंगा कि आप कैसे इनको लिख सकते हैं। मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, मैं बताऊंगा अभी। आप ये जो लाइन है, प्लेटो हु वाज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल आइडियलिज्म और फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, बोर्न इन एंशिएंट एथेंस ग्रीक। इनका जन्म जो था वो ग्रीक साम्राज्य के एंशिएंट एथेंस में हुआ था, ग्रीस में। ठीक है, ग्रीक थे ये खुद। तो एथेंस स्टेट था ग्रीक के अंदर। मेजरली 2 स्टेट्स थी, एक एथेंस और दूसरा स्पार्टा। आपने मूवी एक देखी होगी 300, उसके अंदर वो एथेंस और स्पार्टा की वॉर को ही दिखाते हैं, डिपिक्ट करते हैं। तो ये मेजरली बोर्न हुए थे एथेंस स्टेट में। ठीक, हम इनको पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि इनकी अलग अलग थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज से क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंट्रोडक्शन जो मेन है कि प्लेटो का क्या इंट्रोडक्शन है, क्या क्या रोल रहा है, वो सारी चीज़ें अब हम स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहले यही आता है कि प्लेटो का जो मेन कंसर्न था ना, वो था पेलोपोनेशियन वॉर। अब पेलोपोनेशियन वॉर क्या थी? देखिए, एक लड़ाई होती है एथेंस और स्पार्टा के बीच, बहुत साल पहले की बात है ये, 300 BC के अराउंड में, जिसमें स्पार्टा जो है उन्होंने एथेंस स्टेट को हरा दिया था। अब प्लेटो ठहरे एथेंस स्टेट से, इनका अपने स्टेट के प्रति एक लगाव था, तो इन्होंने कोशिश की कि हम एथेंस के डिक्लाइन को स्टडी करें कि ऐसा क्या हुआ कि एथेंस जो है वो वॉर हार गया, ऐसा क्या हुआ। तो उस स्टडी के लिए प्लेटो ने वर्क किया और उसी वर्क को हम पढ़ते हैं। अब ये एथेंस को एक आइडियल और परफेक्ट स्टेट बनाना चाहते थे कि एथेंस एक आइडियल और परफेक्ट स्टेट बने, तभी जो है हम अपनी पास्ट ग्लोरी को दोबारा से रीगेन कर पाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने आइडिया दिया, गिवन आइडिया ऑफ परफेक्ट स्टेट। परफेक्ट स्टेट का आइडिया दिया किसके अंदर? अपनी बुक रिपब्लिक में। यहीं से क्वेश्चन आता है कि आइडिया ऑफ परफेक्ट स्टेट वाज गिवन बाय प्लेटो इन हिज बुक रिपब्लिक। रिपब्लिक के अंदर इन्होंने ये अपना परफेक्ट स्टेट का आइडिया दिया। अब ये क्या कहते हैं कि एथेंस के अंदर ना, इन्होंने जब पूरी प्रॉब्लम को स्टडी किया तो इन्होंने देखा कि एथेंस कोई एक सिटी नहीं है,
यहाँ दो सिटीज हैं, एक है सिटी ऑफ रिच और दूसरा है सिटी ऑफ पुअर, यानी कि वहां पे जो है वो ह्यूज इनइक्वालिटी थी, एक तो रिच पीपल थे और एक थे पुअर पीपल। तो पूरे एथेंस के अंदर दो सिटीज में डिवाइडेड था। अब ये कहते हैं कि करप्शन जो है ना वो मेन कोज है, रूट कोज है रूलिंग क्लास के अंदर, जिसकी वजह से पूरा एथेंस जो है वो खराब हुआ। अब करप्शन की भी प्लेटो ने डेफिनेशन दी है, यहां से आप मेंस के अंदर या किसी ऐसे के अंदर आप लिख सकते हैं। इन्होंने कहा यूजिंग पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट एंड्स, पब्लिक ऑफिस का यूज करना प्राइवेट एंड्स के लिए, वही करप्शन है। करप्शन की मैं बात करूं तो करप्शन का जो जिक्र है वो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर भी कहा है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी कहा है करप्शन जो है वो शुरू से ही एक मेन कोज रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम के रूप में हमें देखा गया, जो आज तक चलता आ रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। कौटिल्य का भी एक बहुत फेमस कोट था कि हनी ऑन द टंग एंड इट इज इम्पॉसिबल टू टेस्ट इट। आपकी जीभ पे शहद है तो ये इम्पॉसिबल है कि आप उसे टेस्ट ना करो। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर अलग अलग चीज़ें बताई हैं कि हम कैसे करप्शन को रोक सकते हैं, टाइमली ट्रांसफ़र हो ऑफिसर्स का, और भी बहुत सारी वो डिस्कस की है। वो जो हम कौटिल्य को स्टडी करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में तब हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं प्लेटो की। तो प्लेटो ने जो कहा मेनली वो था, क्या नाम है कि करप्शन जो है वो रूट कोज है रूलिंग क्लास के अंदर। और करप्शन क्यों है, कोज ऑफ करप्शन क्यों है, क्योंकि रूलिंग क्लास ना इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस किसके प्रति, इग्नोरेंस टुवर्ड गुड लाइफ, कि उनको ये नहीं पता कि गुड लाइफ क्या है। रूलिंग क्लास सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही है, पैसे को ही एक मीन के रूप में ट्रीट कर रही है कि गुड लाइफ अगर अचीव करनी है तो पैसा बहुत जरूरी है, ऐसा रूलिंग क्लास मानती है एथेंस के अंदर। ठीक, तो ऐसा प्लेटो का मानना था। तो उन्होंने देखा कि भाई ये गुड लाइफ छोड़ के और इन सब के पीछे भाग रहे हैं पैसे के पीछे, जिससे करप्शन बढ़ रहा है। करप्शन से क्या हो रहा है, स्टेट डिग्रेड हो रही है, स्टेट की सोसाइटी जो है डिग्रेड हो रही है। तो ये मेजरली प्लेटो का कंसर्न था। इन्होंने जो पूरा बताया कि भाई इसी के रिवोल जो है वो सारी थ्योरीज प्लेटो की जो है वो यही हैं कि वो एक एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना चाहते हैं, और उस आइडियल स्टेट के लिए ही उन्होंने वेरियस थ्योरीज दी हैं जिनको हमें स्टडी करना है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज। अब प्लेटो ने इसमें सॉल्यूशन भी बताया कि भाई सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए ये सब चीज तो है, अब सॉल्यूशन क्या होगा। तो प्लेटो ने कहा कि इसका सॉल्यूशन जो है ना वो एक ही है। सॉल्यूशन क्या है कि अनटिल फिलोसोफर बिकम द रूलर, या तो फिलोसोफर रूलर बन जाए, या रूलर जो है, जो राजा है, वो फिलोसफी को सीख ले। जब तक ये सब नहीं होगा तब तक कोई भी जो लाइफ की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनका एंड नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है प्लेटो का। आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर्स में पूछा जाता है कि हु गिव दिस कोट, एक पूरी लाइन दे दी जाएगी, अंटिल फिलोसोफर बिकम्स द रूलर, और यू कैन से अंटिल फिलोसोफर बिकम्स द किंग, और द किंग लर्न्स फिलोसफी, देयर इज नो एंड टू द प्रेडिकेमेंट ऑफ लाइफ। ये कोट आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, तो इसको भी आपको याद रखना है। प्लेटो का आप इसको आंसर राइटिंग में यूज करते हैं इस कोट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है ये प्लेटो का। तो प्लेटो ने यही कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इसका मेनली फिलोसोफर किंग का है। सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है प्लेटो की थ्योरी का वो फिलोसोफर किंग का है। इन्होंने फिलोसोफर किंग की बात की है, तो ये चीज याद रखनी है, क्योंकि सारी थ्योरी में फिलोसोफर किंग के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी कि फिलोसोफर किंग कैसे बनेगा, उसको कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए क्या एजुकेशन होगी, और कैसे हम उसको एक अच्छा इंस्टीट्यूशन में हम बैठा सकते हैं। वो सारी चीज़ें प्लेटो की थ्योरी में गिवन है। तो सॉल्यूशन यही था प्लेटो का कि फिलोसोफर किंग जब रूल करेगा तो करप्शन जो है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। अब प्लेटो के ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस थे, प्लेटो के ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस थे। वो इन्फ्लुएंसेस क्या थे, सबसे पहले वो इन्फ्लुएंस हुए पाइथागोरस से। पाइथागोरस आपने नाम भी सुना होगा, बहुत ही फेमस पाइथागोरस थ्योरम है, वही पाइथागोरस की बात करते हैं। ये भी ग्रीस से ही थे। तो प्लेटो पाइथागोरस की थ्योरी ऑफ सोल से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, थ्योरी ऑफ सोल से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। अब थ्योरी ऑफ सोल क्या थी, पाइथागोरस मानते थे, देखिए प्लेटो नहीं, अब पाइथागोरस ये मानते थे कि हमारी पर्सन के अंदर पर्सनैलिटी में दो चीजें होती हैं। एक होती है बॉडी जो कि फिजिकल पार्ट है, और दूसरा होता है आपका स्पिरिचुअल पार्ट जिसको सोल माना गया है। स्पिरिचुअल पार्ट सोल है और फिजिकल पार्ट आपकी बॉडी है। तो फिजिकल बॉडी एंड हो जाती है और सोल ट्रेवल करती है किंगडम ऑफ गॉड में, ऐसा पाइथागोरस मानते थे। ठीक है, सोल दोबारा से बर्थ लेती है, तो हर पर्सन की एक सोल है। प्लेटो ने इनसे ये इन्फेरेंस ड्रॉ किया
कि एवरी इंडिविजुअल हैज सोल बट ऑल सोल्स आर नॉट इक्वल, ऑल सोल्स आर नॉट इक्वल। ऐसा प्लेटो ने माना कि हर इंडिविजुअल की एक सोल है परंतु सारी सोल जो है वो इक्वल नहीं है। तो प्लेटो ने ये कहा कि 3 टाइप की सोल्स होती हैं, 3 टाइप। इन्होंने सोल की 3 टाइप बताई। अब ये 3 टाइप क्या थी? 3 टाइप ये थी, एक वो सोल होती है जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है। सेकंड वो सोल होती है जिसके अंदर करेज डोमिनेट करता है। सेकंड वो सोल होती है जिसके अंदर करेज डोमिनेट करता है। थर्ड वो सोल होती है जिसके अंदर एपेटाइट डोमिनेट करती है। थर्ड वो सोल होती है जिसके अंदर एपेटाइट डोमिनेट करती है। अब ध्यान से समझिएगा आप मेरी बात को। रीजन को प्लेटो ने क्लासिफाई किया है मैन ऑफ गोल्ड, रीजन को प्लेटो ने माना है मैन ऑफ गोल्ड, करेज को प्लेटो ने माना है मैन ऑफ सिल्वर और एपेटाइट को माना है मैन ऑफ कॉपर। अब ये तीनों चीजें हैं क्या? देखिए, रीजन किसी व्यक्ति के अंदर है तो उसकी सोचने की शक्ति कहीं अधिक होगी। तो प्लेटो ये मानता था फिलोसोफर किंग के अंदर रीजन डोमिनेट करता है तो वो मैन ऑफ गोल्ड है। करेज जिसके अंदर होगा वो करेजियस है, वो सिल्वर होगा। और इसको प्लेटो ने क्लासिफाई किया एज ए सोल्जर क्लास, ये सब सैनिक होंगे। एपेटाइट जिसके अंदर है, भूख है, वो होगा प्रोड्यूसिंग क्लास, क्योंकि उनके अंदर एक प्रोडक्शन की भूख होगी कि हमें और प्रोड्यूस करना है। तो प्लेटो ने एपेटाइट को प्रोड्यूसिंग क्लास में डाला। ये कहीं ना कहीं जो वर्ण व्यवस्था थी भारत के अंदर, पहले जो वेदों में शुरुआत हुई थी वर्ण व्यवस्था की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जो कि जाति के आधार पर नहीं जबकि उनके कर्म के आधार पर होती थी। सबसे पहले जब वैदिक सभ्यता थी उस समय पे जाति के आधार पर नहीं, व्यक्तियों के कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, ना जन्म के आधार पर थी, ये सिर्फ कर्म के आधार पर थी। तो प्लेटो ने भी कहीं ना कहीं वो चीजें यहां बात कही हैं कि रीजन, करेज और इन सब की बात की, एपेटाइट की। तो ऐसे प्लेटो ने सोल्स को क्लासिफाई किया 3 एरियाज में। अब नेक्स्ट आता है हीरासेलिटस। हीरासेलिटस जो थे, इन्होंने ये कहा था कि चेंज इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स। प्लेटो इनसे इन्फ्लुएंस थे। चेंज इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स। तो यहां से प्लेटो ने ये चीज इन्फ्लुएंस की कि चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन द यूनिवर्स। फिर आता है परमेंडिस। परमेंडिस ने जो था, उन्होंने ये कहा था परमानेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिवर्स की। देखिए, हीरासाइटस ने कहा चेंज कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर परमेंडिस ने कहा परमानेंट जो है, परमानेंस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिवर्स की। परमानेंस को मेन दिया। इन्होंने कहा कि फिजिकल थिंग चेंज होती हैं, जो फिजिकल थिंग है वो तो चेंज होती हैं, परंतु जो ऑब्जर्व है, वी कैन ऑब्जर्व सम कंटिन्यूटी ऑल्सो, कि कुछ कंटिन्यूटी भी हमें दिखने को मिलती है सोल्स के अंदर और इन सब चीजों में, बट फिजिकल चीजें जो है वो चेंज होती हैं। अब सबसे मेजर जो इन्फ्लुएंस था प्लेटो के ऊपर वो था सोक्रेट्स का। सोक्रेट्स जो थे वो प्लेटो जो है इनको वाइजेस्ट मैन मानते थे। सबसे वाइजेस्ट मैन जो है वो सोक्रेट्स थे, ऐसा प्लेटो मानते थे। अब ऐसा क्यों था? देखिए, एथेंस के अंदर ना एक एजुकेशन सिस्टम चलता था, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बताता हूँ। वहाँ पे टीचर्स को सोफिस्ट बोलते थे। अब सोफिस्ट उन्हीं को एजुकेशन देते थे अच्छी जो पैसे ज़्यादा देते थे, ठीक है। और सोफिस्ट जो एजुकेशन देते थे वो एजुकेशन सिर्फ वही थी कि मनी कैसे गेन किया जाए, पावर और मनी कैसे गेन किया जाए मेनली, जबकि वो रियल एजुकेशन नहीं थी, ऐसा प्लेटो मानते थे। और सोक्रेट्स का भी यही मानना था कि रियल एजुकेशन जो है वो पावर नहीं जबकि मीन ऑफ गुड लाइफ होना चाहिए, ठीक। और ये प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम था, ये प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम था। सोफिस्ट को आप याद रख सकते हैं एज ए टीचर, ध्यान से समझना आप। सोक्रेट्स जो थे वो कंसीडर करते थे कि जो सोफिस्ट टीचर जो एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं वो स्टेट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, मतलब जो राज्य है उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, पूरे तरह से कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है जो सोफिस्ट जो एजुकेशन दे रहे हैं। अब सोफिस्ट क्या सिखाते थे? सोफिस्ट सिखाते थे आर्ट ऑफ कमिंग टू पावर। अब पावर में कैसे हैं, क्योंकि पावर को एज ए मीन ट्रीट करते थे, पावर को एक मीन ट्रीट करते थे फॉर मटेरियल प्लेजर, मटेरियल प्लेजर के लिए पावर को ट्रीट कराते थे। जबकि सोक्रेट्स, प्लेटो ये सब आइडिया पे बेस्ड थे,
याद रखना। और ये पैसा लेते थे एडुकेशन का, ठीक है। तो सोक्रेट्स ने इन चीज से पूरा एक अपना ही रूपरेखा तैयार की और उन्होंने तैयार किया थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज जो थी उससे प्लेटो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, ठीक। और एक चीज तो ये भी मानी जाती है, देखिए प्लेटो का जितना भी डायलॉग है ना वो डायलेक्टिकल मेथड में है। अब डायलेक्टिकल मेथड क्या होता है? डायलेक्टिकल मेथड होता है जैसे हम एक चीज पढ़ते हैं, डायलॉग फॉर्म में बातचीत होती है, समझे कि मैं किसी से बात कर रहा हूं तो हम देखते थे स्टोरीज जो हैं, जो हमारी भी जो एंशिएंट स्टोरीज हैं वो डायलेक्टिकल मेथड में लिखी गई हैं। दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन है। एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कथनोपनिषद को, जिसके अंदर यम का और निचिकेता का कन्वर्सेशन है। उसमें वो पूरा पॉइंट एलेबोरेट करते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, ये सारी चीजें। तो ऐसे ही वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर भी जो प्लेटो थे उन्होंने सारी चीजें डायलेक्टिकल मेथड में ही उनकी थ्योरीज हैं। तो कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर कि सोक्रेट्स जो थे वो कुछ नहीं थे, जबकि प्लेटो का एक डायलेक्ट था। इन रियल में सोक्रेट्स कोई था ही नहीं इंसान, वो एक प्लेटो का डायलेक्ट थे नॉर्मल। बट कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि वो थे, तो इस पे डिबेट है पूरा। तो सोक्रेट्स ने जो है वो थ्योरी ऑफ नॉलेज डेवलप किया। थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या थी इनकी, ठीक। थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर इन्होंने कहा कि नॉलेज जो है वो ओपिनियन और बिलीव से शेप होती है। दो टाइप की नॉलेज इन्होंने बताई। नॉलेज जो है इन्होंने दो टाइप की बताई। एक नॉलेज वो जो ओपिनियन से और बिलीव से शेप हो, ओपिनियन एंड बिलीव से शेप होती है, वो नॉलेज जो है वो बताई। दूसरा नॉलेज इन ट्रू सेंस, कंसेप्चुअल नॉलेज पे फोकस किया गया। कंसेप्चुअल नॉलेज जिसको ट्रू नॉलेज बोला गया, ट्रू सेंस, ठीक है। अब ट्रू नॉलेज आप कैसे गेन कर सकते हैं? ट्रू नॉलेज के लिए आपका जो गाइड होगा वो सोल होगी आपकी। ये कहीं ना कहीं वैसा ही है जैसा हम नॉर्मली पूछते हैं कि आपकी आत्मा ये गवाही देती है ये कार्य करने के लिए। तो हमेशा वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर और हमारी फिलोसफी में भी, एंशिएंट फिलोसफी के अंदर फोकस जो है वो सोल पे किया गया। सॉक्रेट्स ने भी यही बोला कि अपनी सोल से पूछिए। ट्रू नॉलेज आपकी सोल के अंदर ही है, वो आपकी अल्टीमेट गाइड है। तो इसलिए जरूरी है सोल का एनलाइटेंड होना। सोल का एनलाइटेंड होना बहुत जरूरी है, ऐसा सॉक्रेट्स ने माना। अब था क्या, एनलाइटेंड कैसे होगी सोल? अब सोल एनलाइटेंड होगी डायलेक्टिक मेथड से, डायलेक्टल मेथड से, डायलेक्ट से। अब डायलेक्टिकल मेथड कैसे होता है? जब आप खुद की सोल से खुद बात करें। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं हूं, है ना, मैं एक कार्य करने जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो है किसी जगह से 20 रुपये उठाने, मेरे को 20 रुपये दिखे और साइड में गरीब व्यक्ति बैठा था, मेरे सामने 20 रुपये थे। मैं उस 20 रुपये को उठाने लगा। तो मैं अपनी सोल से पूछूंगा, क्या मैं इस पैसे को उठाऊं अपने पर्सनल गेन के लिए, या मैं इस पैसे को जो है वो किसी गरीब व्यक्ति को दे दूं? तो ऐसा मैंने किया कि मैंने वहां, जब मेरी सोल ने मेरे को बताया कि इस पैसे को हम जो है वो किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं, ऐसा मेरी सोल ने बताया। तो कहीं ना कहीं, और सोल एनलाइटेंड कब होगी? जब आपको ज्ञान होगा। उसके लिए डायलेक्टिकल मेथड जरूरी है, जैसा इन्होंने कहा कि आप खुद से बात करिए बार 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 बार, वो डायलेक्टिकल मेथड होता है। कीप ऑन क्वेश्चनिंग, खुद से आप क्वेश्चनिंग करिए, सेल्फ क्वेश्चनिंग करिए, वही डायलेक्टिकल मेथड होता है। तो इसके बाद सोक्रेट्स ने कहा, क्या कहा कि टीचर का क्या रोल होगा? व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर? तो सोक्रेट्स ने कहा कि टीचर का जो रोल होगा ना, टीचर इज नॉट टू टेल अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट टू हेल्प स्टूडेंट सो दैट दे हिमसेल्फ अराइज टू द ट्रुथ। टीचर ये नहीं बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। टीचर बस ये बताएगा कि वो स्टूडेंट को हेल्प करेगा कि वो डायलेक्टिकल मेथड में ढंग से वर्क कर पाए, वो सत्य को जान पाए उस डायलेक्टिकल मेथड से। टीचर ये हेल्प करेंगे। ऐसा टीचर के रोल पे इन्फ्लुएंस किया किन्होंने, एम्फेसिस किया सोक्रेट्स ने। तो ऐसा माना जाता है वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर, ऑल दैट प्लेटोनिक इज सोक्रेट्स। ये क्वेश्चन भी आया है, बट इन क्वेश्चंस पे हम लास्ट में डील करेंगे सारे पे। अभी मैंने आपको बता दिया। एक दूसरी एक स्टोरी और है, मैं आपको बताता हूँ सोक्रेट्स के लाइफ से। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं कुछ लिख नहीं रहा। कि देखिए, एक समय था जब एथेंस के अंदर ना, तो सोक्रेट्स को जो है स्टेट ने सजा सुना दी थी। स्टेट ने इनको इम्प्रिजन कर दिया था। स्टेट पुट हिम बिहाइंड द बार्स। व्हेन स्टेट पुट हिम बिहाइंड द बार, तो हुआ ये कि स्टेट ने इनको ऑर्डर किया कि इनको पॉइजन दे दिया जाए, पॉइजन, ठीक है। और सोक्रेट्स ने वो पॉइजन पी लिया, जबकि सोक्रेट्स के पास समय था कि वो जो है
उस जेल से भाग भी सकते थे, उनके पास पूरा समय था, परंतु उन्होंने वो भागे नहीं और उन्होंने स्टेट को जो है ना ओबे किया, स्टेट के डिसीजन को। और स्टेट को जब ओबे किया तो प्लेटो को भी पता लगा कि स्टेट जो है वो अल्टीमेट सोर्स है, स्टेट को हमेशा ओबे करना चाहिए। परंतु उस समय एथेंस के अंदर ना जो रूल था वो था, एथेंस के अंदर उस समय रूल जो था वो रूल जो है वो डेमोक्रेसी थी उस समय, तो इसलिए प्लेटो के मन में डेमोक्रेसी के प्रति एक हेट्रेड डेवलप हो गया था। सोक्रेट्स की बात सुन के ही प्लेटो के मन में इस इन्फ्लुएंस, इस पूरी लाइफ इंसिडेंस से प्लेटो के मन में एक डेमोक्रेसी के टुवर्ड हेट डेवलप हो गया था। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। मतलब प्लेटो का डिसलाइक टुवर्ड डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ द सोक्रेट्स लाइफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये मेन रीजन था। तो आपको ये पता होना चाहिए था, थोड़ा सा था बट ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं था, कई बार पूछ भी लिया जाता है, तो ये चीज़ आपको पता हो, तो मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है थ्योरीज ऑफ प्लेटो। थ्योरी ऑफ प्लेटो जो है ये बेस है पूरे सब्जेक्ट का। अब एक तरह से ये मान सकते हैं कि प्लेटो की पूरी स्टडी का जो बेस है ना वो यही है, थ्योरी ऑफ, जो जितनी थ्योरीज हैं प्लेटो की, इन्हीं के अराउंड ही क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, जो एग्जामिनेशन है वहाँ पे, और वैसे भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो भी यहीं से आते हैं, और सब्जेक्टिव भी। पहले जो पढ़ा वहाँ से मैंने आपको बता दिया क्या क्या क्वेश्चंस आपसे आते हैं। तो इसमें थ्योरी ऑफ आइडिया है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है, थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग है। फिलोसोफर किंग की थ्योरी को और आइडिया की थ्योरी को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं, जस्टिस, एजुकेशन एंड कम्युनिज्म बचा है पूरे रूप से। आज की क्लास में हम देखते हैं थ्योरी ऑफ आइडिया को। थ्योरी ऑफ आइडिया के अंदर एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जहां से क्वेश्चन आता है, वो स्टेटमेंट यही है, रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडियाज। रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया। ये स्टेटमेंट जो है वो प्लेटो ने दी थी, ये स्टेटमेंट जो है प्लेटो ने दी थी। अब देखिए होता क्या है, वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर ना मेजरली टू स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट हैं वेस्टर्न फिलोसफी में। एक है मेटेरियलिस्टिक स्कूल। अब स्कूल ऑफ थॉट क्या होते हैं कई स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता। देखिए फिर बताता हूँ, स्कूल ऑफ थॉट मतलब समान विचारधारा के लोग। तो मेजरली दो विचारों के लोग थे, एक तो थे मेटेरियलिस्ट और दूसरे होते हैं आइडियलिस्ट। अब मेटेरियलिस्ट कौन होते हैं? मेटेरियलिस्ट वो होते हैं जो मैटर को रियल मानते हैं, मैटर इज रियल, जो हमें दिख रहा है, भौतिक जो दिख रहा है, फिजिकल चीजें, वही चीज सत्य है, ऐसा ये मानते थे। आइडियलिस्ट मानते हैं आइडिया इज रियल, जो हम सोचते हैं, हमारी सोच ही सत्य है, ठीक, आइडिया इज रियल। तो अपीयरेंस जो हम देख रहे हैं ना, इससे पार भी कहीं और दुनिया भी है, ठीक है। बिहाइंड द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस एग्जिस्ट द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। असली जो विश्व है, असली जो वर्ल्ड है, वो इस अपीयरेंस के पार है, ऐसा आइडियलिस्ट मानते हैं। द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस इज वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। वो वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन है, जो दिख रहा है हमें वो एक भ्रम है, ऐसा आइडियलिस्ट मानते हैं कि जो हमें दिख रहा है ये सब एक छलावा है, एक तरह से मृग तृष्णा है, एक ये भ्रम है जो हमें दिख रहा है, जबकि असली जो सुख है, असली जो लाइफ है वो आइडिया है। अब प्लेटो जो है वो आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे, ऐसा हमें पता है, हमें पढ़ा कि प्लेटो जो एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। आइडियल स्टेट कैसे बनेगी? आइडिया से। आइडिया किसका? आइडिया किस चीज का होगा? आइडियल स्टेट का, तभी बनेगी। अब आइडिया कैसे डेवलप होगा? आइडिया उसी के पास होगा जिस व्यक्ति के अंदर रीजन डोमिनेट करता है, यानी कि मैन ऑफ गोल्ड जो हमने थ्योरी ऑफ सोल के अंदर देखा था। जिस व्यक्ति में रीजन डोमिनेट करता है उसके पास आइडिया होगा, और जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है वो व्यक्ति कौन होगा? फिलोसोफर किंग। तो फिलोसोफर किंग जब होगा तभी एथेंस आइडियल स्टेट बन सकती है। ओनली फिलोसोफर किंग कैन मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट। अब ये पूरा इन्फ्लुएंस किससे था? थ्योरी ऑफ नॉलेज से, सॉक्रेट्स की। अब इसमें सॉक्रेट्स ये बोलते थे नॉलेज इज वर्च्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट की टर्म है, नॉलेज इज वर्च्यू। मैं आंसर राइटिंग, जब आपको पूरा प्लेटो कंप्लीट होगा उसके बाद हम एक आंसर राइटिंग की एक अलग से क्लास रखेंगे, प्लेटो पे कैसे कैसे आंसर आप लिख सकते हैं, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इस फ्रेज को आप कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इस थ्योरी के बारे में ही। थ्योरी ऑफ नॉलेज, नॉलेज वही बताई थी, दो टाइप की नॉलेज, एक वो नॉलेज जो चेंज होती है, जो चेंज होगी वो क्या है? मैटर, मैटर चेंज होता है। और दूसरी जो परमानेंट है, परमानेंट क्या है? परमानेंट इज आइडिया, ऐसा सॉक्रेट्स बोलते थे, आइडिया, ठीक। तो कंसेप्ट ऑफ आइडिया जो था वो प्लेटो का, वो यही था कि आइडिया फॉर्म द एसेंस, आइडिया एक तरह से सार है सारा,
ठीक, द वर्ल्ड ऑफ आइडिया इज बिहाइंड द वर्ल्ड ऑफ मैटर, वर्ल्ड ऑफ आइडिया इज बिहाइंड द वर्ल्ड ऑफ मैटर। अगर हमें फिजिकल वर्ल्ड को देखना है तो हमें आई साइट की जरूरत पड़ती है, बट वर्ल्ड ऑफ आइडिया को अगर हमें देखना है तो हमें खुद के अंदर झांकना पड़ेगा, हमें इनसाइट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्लेटो ने कही कि आइडिया इज द परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ समथिंग। एक परफेक्ट मैनिफेस्टेशन है, आइडिया हमें बताता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी नॉट व्हाट इज। आइडिया टोल्ड अस व्हाट ऑट टू बी नॉट व्हाट इज, समझे आप, ये चीजें बताता है। और गॉड इज एन आइडिया, प्लेटो ने कंपेयर किया किसको, गॉड को, कि गॉड एक आइडिया है, भगवान भी एक आइडिया है, तो इसलिए गॉड इज ए परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ मैन। ठीक, अब प्लेटो ने इसको प्रूव किया कि अल्टीमेट रियलिटी होती क्या है, तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप एक फिलोसफी में भी आप यूज कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो है एलिगरी ऑफ केव। अब ये एलिगरी ऑफ केव क्या है, इसको समझना आप ध्यान से। एलिगरी ऑफ केव के अंदर प्लेटो कहता है एक आदमी जो है, एक व्यक्ति एक केव के अंदर बैठा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरफ केव है, यहां पीछे सूर्य है, सन है, सन से रेज आती है ना, और व्यक्ति जो बाहर की तरफ नहीं देख पा रहा क्योंकि उसकी बेड़ियां बंधी हुई हैं, और व्यक्ति को सिर्फ उसकी परछाई दिखती है, तो उस परछाई को ही व्यक्ति रियल मानता है। ठीक, मैन एक केव में बैठा है, पर्सन इज सिटिंग केव विद देयर फेस टुवर्ड द वॉल ऑफ केव, उनका फेस वॉल के तरफ है, देयर हैंड आर टाइड विद चेन, उसके हाथ जो है वो चेन से बंधे हुए हैं। दे ऑब्जर्व द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द वॉल ऑफ द केव इज द रियल, वो शेडो को ही रियल मानता है कि भाई ये परछाई ही सत्य है, जबकि ऐसा नहीं है। जब उसकी बेड़ियां खुलेंगी, उसके हाथ खोल दिए जाएं, जब उसको सन की तरफ किया जाएगा, वट दे थिंकिंग रियलिटी इन साइड द केव इज जस्ट शेडो ऑफ द रियलिटी, वो रियलिटी की शेडो, जबकि सच्चाई अलग है, वास्तविकता कहीं अलग है उस भौतिक सत्य से जो वो देख पा रहा है। ऐसा मानना था किसका, प्लेटो ने इस थ्योरी से ये एक्सप्लेन किया। तो प्लेटो ये कहते हैं कि सिमिलरली जो इग्नोरेंट पर्सन होता है, जो इग्नोरेंट पर्सन है, वो जो है वो मनी को एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मानता है, मनी को एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मानता है, जबकि असल में ये चीज नहीं है। हैप्पीनेस इससे कहीं बढ़ के है। रियल हैप्पीनेस किस में है, रियल हैप्पीनेस है नॉलेज में, जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होगी, सेक्रीफाइस में, सेक्रीफाइस में व्यक्ति को हैप्पीनेस है, इंटीग्रिटी में, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इन सब में रियल हैप्पीनेस है, ना कि मनी में रियल हैप्पीनेस है। ये चीजें आदमी की लाइफ को बेटर बनाती है, नॉलेज, सेक्रीफाइस, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ना कि मनी। तो यहीं से प्लेटो ने अपनी जो स्टेटमेंट है उसको ड्रॉ किया था, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। ये स्टेटमेंट पे मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, कमेंट आपको बताना पड़ता है। तो इसमें यही लिखा जाता है कि द अबव स्टेटमेंट इज अबाउट प्लेटो कंसेप्शन ऑफ रियलिटी, फिलोसोफर सिंस द बिगिनिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक, फिलोसोफर दो टाइप के होते हैं, एक वो होते हैं जो मैटर को अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं, उनको मेटेरियलिस्ट बोलते हैं, दूसरे वो होते हैं जो आइडिया को अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं, उनको आइडियलिस्ट बोलते हैं। तो प्लेटो जो मेनली इन्फेरेंस ड्रॉ करता है वो सोक्रेट्स थ्योरी ऑफ नॉलेज से करता है। एलिगरी ऑफ केव, इस थ्योरी से, एलिगरी ऑफ केव की थ्योरी से प्लेटो ने प्रूव किया कि भाई फिजिकल वर्ल्ड जो है वो एक भ्रम है, वो एक वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन है, क्योंकि जो उसको शैडो दिख रही थी इट वाज जस्ट इल्यूजन, ठीक है, वो एक इल्यूजन है। तो इसलिए उन्होंने इसको इग्नोरेंट माना। वी कंसिडर इट इज रियल, क्योंकि हम इग्नोरेंट है इसलिए हम उसको रियल मानते हैं। और हम जब आदमी उसको छूट के बाहर देखता है केव से, तब उसको रियलिटी पता लगती है। द स्टडी ऑफ आइडिया को ही फिलोसफी बोला गया है, स्टडी ऑफ आइडिया को ही फिलोसफी कहा गया है। अब फिलोसफी की भी डेफिनेशन यही है, स्टडी ऑफ आइडिया। तो ये चीज आपको याद रखना है। और प्लेटो ने फिलोसफी को मेजर फोकस किया कि फिलोसफी इज, ये चीज आपको याद रखनी है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां से आपसे पूछा भी जा सकता है और आप लिख भी सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में कि फिलोसफी इज सुपीरियर टू फिजिक्स। ऐसा माना प्लेटो ने और सोक्रेट्स ने कि फिलोसफी जो है वो सुपीरियर है फिजिक्स से, समझे। तो ये पूरी थ्योरी थी प्लेटो की, थ्योरी ऑफ आइडिया।
इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थ्योरी ऑफ जस्टिस को डिस्कस करेंगे। पूरा थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या होती है प्लेटो की, सारी चीजें हम उसको देखेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस को। और इसके साथ साथ हम ट्राई करेंगे कि थ्योरी ऑफ जस्टिस के साथ साथ हम थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को भी हम कंप्लीट कर दें, क्योंकि प्लेटो में ओवरऑल 4 लेक्चर लगेंगे, 3 लेक्चर थ्योरी के और 1 लेक्चर के अंदर हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आंसर आप कैसे लिख सकते हैं। आई होप आपको आज जितना मैंने कराया है उतना आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं हमें, और हमें हमारी वेबसाइट www.reignitestudies.in पे जाके भी आप वहाँ से नोट्स वगैरह पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं query@reignite20s.com। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे रीइग्नाइट PSIR नाम से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।